तो समय कम है हम लोगों के पास, तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम लोग लॉगिन करते हैं, कंटिन्यू विद गूगल। हम लोग जो आईडी यूज करते थे fsd.iibm.in, पासवर्ड देखो मुझे अपना पासवर्ड याद है या नहीं। लॉगिन गुड। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम कुछ 3 हफ्ते पहले हम लोगों ने किया था। ओके, ये हमारा बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम था, राइट। और इसमें हम लोगों ने क्या क्या किया था बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम करने के लिए। सबसे पहला जो हमारा div क्लास जो हमें कॉल करना पड़ता है वो कंटेनर का होता है, राइट। और कंटेनर एक फिक्स्ड कीवर्ड है, उसी को ही यूज करना है आपको अगर आपको ग्रिड सिस्टम में डिवाइड करना है। और 12 ग्रिड होते हैं, राइट, एक रो में। तो उसको अगर आपको यूज करना है, 12 पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं, तो पहले कंटेनर यूज करना है, उसके अंदर फिर आपको रो यूज करना है, और फिर आपको बताना है कितने कॉलम्स रहेंगे आपके। तो 12 कॉलम, कॉलम -12 आपने COL-12 अगर बता दिया, तो अगर आपका एक नॉर्मल साइज का डिवाइस है, क्योंकि हमें फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम बना रहे हैं, राइट। तो अगर हमारा नॉर्मल डिवाइस है छोटा सा, तो उसमें हम लोग बता सकते हैं ओके 12 कॉलम्स में डिवाइड हो जाए हमारा। और अगर हम लोग वैल्यूज डिफाइन करते हैं, अपना एट्रीब्यूट्स जो दे रहे हैं उसके वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं, तो हम एक साथ 2-3 रूल सेट को कॉल कर सकते हैं, राइट। तो हमारे बूटस्ट्रैप जो हम लोगों ने बूटस्ट्रैप को कॉल किया है 4.62, उस बूटस्ट्रैप में हमने एक और डिफाइन कर दिया था कॉलम MD-6। अगर मीडियम साइज हमारा डिवाइस है तो वो हमारा 6 कॉलम ही यूज करेगा। तो ये MD-6 था। अगर हमारा लार्ज है तो लार्ज में 4 होना चाहिए। ये हमने वो डिटेक्ट करेगा कि हमारा लार्ज डिवाइस में ओपन हो रहा है, तो ये 4 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, 6 में हो जाएगा, 12 में हो जाएगा। ये हम लोगों ने किया था लास्ट, राइट। और यही चीज हम लोगों ने ये सारे जो हमारे डिस्क्रिप्शन थे उसके अंदर कॉल कर लिया, और ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा था। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्टाइलिंग, ये हमारी स्टाइलिंग हेडिंग के लिए हमने डिफाइन कर दी थी, राइट। ये लास्ट हमने किया था, करेक्ट। तो आज हम लोग ऐसा करते हैं कि ये तो ग्रिड सिस्टम हमने देखा, आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा। ये ग्रिड सिस्टम जब हम लोग यूज कर रहे थे उसमें आप लोगों ने देखा था कि ये स्पेसिंग एक्स्ट्रा कुछ स्पेसिंग खुद से ऐड कर लेता है। यस, ये बूटस्ट्रैप में डिफाइंड है। तो इस कॉलम -12 को हम यूज कर रहे हैं, या कॉलम -MD-6 या कॉलम -LG4 जो यूज कर रहे हैं, वहां पर ही ये मार्जिन सेट किया हुआ है। इंच नहीं कर कि ये मार्जिन क्यों आ रही है सर एक्स्ट्रा, हमने तो हम कर सकते हैं, ओके, उसको वैसे ही छोड़ना होगा। हम लोग आपको याद होगा, कहाँ गया हमारा, हाँ ये कोड। आपको याद होगा कि हम लोगों ने पहले एक रेपलेट बनाया था, लॉगिन। हम लोगों ने पहले एक बनाया हुआ था फेवरेट प्लेसेस, शायद, यस, लेट्स सी।
नहीं, ये नहीं। हमारा पहला जो पेज था वो क्या था? फेवरेट प्लेसेस तो उस पेज से एंटर करते थे, राइट? हमारा जो पहला पेज था, रेपल्स में जाके देखते हैं। ओके, आपका टूरिज्म, ओके। हाँ, फर्स्ट टूरिज्म मॉड्यूल, यस। हाँ, इसमें इमेज हमने कुछ मैंने कुछ बदल दिया था। अगर ये हम पर आते हैं, एक नया क्रिएट करते हैं, रेपलेट, ओके। इसका नाम दे देते हैं 13 बूटस्ट्रैप नेविगेशन बार हम क्रिएट करने जा रहे हैं, ओके। और उसमें हम ये यूज करेंगे, कंट्रोल सी, और इसका स्टाइलिंग भी कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे आते हैं, style.css में हमने स्टाइलिंग भी कॉपी कर ली। रन करके चेक कर लेते हैं। ओके, सेम आ चुका है, गुड। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा नेविगेशन बार आ जाए, जैसे हम लोग किसी भी वेबसाइट का देखते हैं, राइट? तो वो कैसे हम ला सकते हैं? हाउ कैन वी गेट दैट? बहुत सिंपल है। हम लोग ने जैसे YouTube को एम्बेड करने के लिए या कराउजल अपने पेज में एम्बेड करने के लिए हम कहाँ गए थे? हमें कराउजल चाहिए था, हमें YouTube को एम्बेड करना था, वीडियो एम्बेड करना था, तो हम कहाँ गए थे? उसके कोड के लिए हम कहाँ गए थे? याद करिए। हम लोग बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे गए थे, और बूटस्ट्रैप का वेबसाइट जो है getbootstrap.com है, राइट? तो हम लोग getbootstrap.com पे जाते हैं। ये वर्जन 5.2 के बजाय हम लोग 4.6 यूज करते हैं, ओके। पुराना थोड़ा अच्छा है, उसमें YouTube का भी एम्बेड इज वेरी इजी टू डू, तो हम 4.6 यूज करते हैं। और हम लोग यूटिलिटीज में जा करके YouTube लिए थे, कराउजल लिए थे। कहाँ से? कराउजल कहाँ से लिए थे? कराउजल का कोड कहाँ से लिए थे? यूटिलिटीज से हम लोगों ने इम्बेड का लिया था, राइट? कराउजल का हमने लिया था कंपोनेंट से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम कंपोनेंट्स में जाते हैं। अब भैया हमें चाहिए, क्या चाहिए? नेविगेशन बार चाहिए। तो आप कंपोनेंट्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो वहां पर नेविगेशन बार के लिए आप लोगों को एक लिंक नजर आ रहा होगा, नेविगेशन बार के लिए शॉर्ट में लिखा हुआ है कुछ, नैव बार। बिल्कुल सही अंकित एंड एवरीवन, नैव बार लिखा हुआ है, राइट? तो ये आप लोग अपने नोटबुक में लिख सकते हैं ताकि बाद में भूल ना जाए। गेट बूटस्ट्रैप में जाना है, वर्जन 4.6 कर लें, और कंपोनेंट्स को एक्सपैंड करें, फिर नैव बार पे क्लिक करें, राइट? यहाँ नैव बार में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे कि आप कैसे नेविगेशन बार ले सकते हैं। ये इसमें तो नेस्टेड है, इसमें मेन्यू के अंदर भी और सारे मेनू हैं। हमें ये नहीं चाहिए, हमें एक थोड़ा सिंपल सा ये कुछ ठीक ठाक है, सिंपल है। ये लिंक्स दिख रहे हैं और ये एक हेडिंग दिख रहा है ऊपर में। तो ये जो चीज दिख रही है, इसे हम लोग कर लेते हैं कॉपी, राइट? इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर हम ऐसे लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं तो हम कॉपी कर सकते हैं, अगर मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो हम ऐसा ड्रैग करके कॉपी कर सकते हैं, राइट? टच को ज्यादा देर प्रेस करके कॉपी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ मेरे लैपटॉप पे हमें कॉपी का ऑप्शन दिख रहा था, हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। जो भी आपको ऑप्शन दिखे आप
उसे कॉपी कर लें। कॉपी हमने कर लिया, हम लोग आ गए यहाँ पर। तो ये कहाँ पर हमें डालना है? index.html में, है ना? और index.html में यहाँ पर कहाँ पे डालें हम कहाँ चाहते हैं कि ये नेविगेशन बार दिखाई दे? जनरली नेविगेशन बार कहाँ दिखता है आपको किसी वेबसाइट पे? टॉप में दिखता है, बिल्कुल सही। एंड एवरीवन, तो हम लोग यहाँ पर ही, ये जो पहला डिव स्टार्ट हुआ था बीजी कंटेनर का, उसके पहले ही हम लोग नेविगेशन बार का कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, जो भी ये दिख रहा था हमने यहाँ पर उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस क्रिएट कर देते हैं। और ये नेविगेशन बार जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जनरली हम लोग का कोई कंटेनर स्टार्ट हो रहा था तो हम लोग डिव से स्टार्ट करते थे, राइट? नेविगेशन बार का जो कंटेनर आप कहिए स्टार्ट अगर हो रहा है तो किससे स्टार्ट हो रहा है? एक नया HTML टैग दिख रहा है आपको, NAV, राइट? NAV, ये ध्यान में रखिएगा, NAV। तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। आ गया ऊपर में, राइट? nav बार लिखा हुआ है, ये मेनू भी दिख रहा है, राइट? क्लिक करने पे ये, इस मेनू को क्या कहते हैं? ये जो 3 लाइंस दिखते हैं इसको क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? टॉगल, ड्रॉप डाउन, इसको कौन सा आइकन? हैमबर्गर आइकन, राइट? थैंक यू अंकित कुमार। हैमबर्गर आइकन, एक हैम वैसा ही सिंबलाइज करता है, तो हैमबर्गर इसको पॉपुलरली, इसको हैमबर्गर आइकन भी कहते हैं। तो देखिए हैमबर्गर आइकन पे क्लिक करने पे ये दिख रहा है। और ये तो अभी हमारा स्क्रीन छोटा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर हम स्क्रीन को बड़ा कर लें, रुकिए, यहाँ पे नहीं हो रहा है बड़ा, इसको बाहर निकाल लेते हैं। इस रेपलेट को बाहर निकाल लिया तो ये मेनू नहीं दिख रहा है अभी, राइट? वैसा हैमबर्गर आइकन नहीं दिख रहा है। यहीं पर सारे लिंक्स हमें ऊपर में दिख रहे हैं। इसको अब जैसे ही हम स्क्रीन को छोटा करेंगे तो रिस्पॉन्सिव होने के कारण, बूटस्ट्रैप तो बना ही था हमारे स्मॉल साइज मोबाइल स्क्रीन के लिए। बूटस्ट्रैप में हमेशा ये ध्यान में आता है, राइट? स्मॉल साइज के लिए बना है, तो ये अपने आप ऐसा हैमबर्गर आइकन आ गया। लेकिन जैसे ही हमारा स्क्रीन लार्ज साइज में आया तो ये हमारे मेनू यहां पर दिखने लग गया, राइट? तो अब मेनू बार डालना तो बहुत इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ नैव बार लिखा हुआ है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, है ना? ये भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप ये नैव क्लास के नीचे देख रहे हैं एक, यानी आपका एंकर, राइट? हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए HREF में अभी हैश दिया हुआ है। हैश का मतलब है कि इस पे अगर क्लिक करेंगे तो इसी पेज में रह जाएंगे, कहीं कोई दूसरे वेबसाइट पे नहीं जा जाएंगे आप। अगर आप कोई एड्रेस दे देते तो वहां चले जाते जरूर, अगर उसका URL देते तो आप वहां जा सकते थे। और उसके बाद ये क्या दिख रहा है? ये एंकर हाइपरलिंक कहाँ पे दिया हुआ है? nav बार टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसमें आप लिख सकते हैं पटना टूर। पटना टूर हमारे वेबसाइट का नाम अगर है, टूर इंडिया, यस व्हाटएवर, तो हम वो लिख सकते हैं। टूरिज्म से ज्यादा तो ये खाने का साइट लग रहा है, तो हम लोग खाने का भी कुछ बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें, अच्छा, अगर हमें चाहिए यहाँ पर एक इमेज, एक छोटा सा इमेज हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोगो अपना डाल दें, अपने वेबसाइट का हम लोगो बनाएं और उसको डाल दें। तो लोगो के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है, राइट? अगर हमें लोगो बनाना है तो हम canva.com में भी जा सकते हैं। यहाँ पर फ्री में लोगो बना सकते हैं, या कोई भी
बैनर या पोस्टर जो भी बनाना चाहें आप यहाँ canva.com से बना सकते हैं। अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हम अपने फेवरेट इमेज के साइट पे जाएंगे, फ्री पिक, यहाँ पर लिख देते हैं लोगो, सॉरी यहाँ लिख देते हैं लोगो, इंटर, और एक सिंपल सा लोगो सर्च कर लिया जाए जिसके इमेज करेंगे। कौन सा यूज करें? चलिए ये ठीक है, इसी को यूज कर लेते हैं। कैसे करते थे हम लोग? इस पे राइट क्लिक करते थे, ओपन इमेज इन न्यू टैब, राइट, यहाँ आए, इस यूआरएल को कॉपी करते थे, राइट। बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा हूं मैं, अगर किसी को लग रहा है फास्ट जा रहा हूं तो प्लीज मुझे आप जरूर टोकिए। और हम लोग उस भी तो हमने कर लिया है, यहाँ पे पटना टूर जो लिखा हुआ है, अगर हम इसको मिटा देते हैं तो हमारा इमेज कैसे आएगा यहाँ पर? इसके लिए हमें कौन सा HTML का टैग यूज करना चाहिए? हमें इमेज का वो URL यहाँ पे यूज करना है। ये जो इमेज दिख रहा था ये तो बैकग्राउंड हाइफन इमेज था, राइट। हमें इमेज का यूज करना है, तो इमेज SCR नहीं, इमेज IMG SRC, राइट। स्पेलिंग उसका ध्यान से, IMG S, राइट, ठीक है ना, पेस्ट, हाँ पेस्ट हुआ। अगर अब हम इसको क्लोज करना चाहते हैं तो IMG हमें याद है, राइट, कि ये वॉइड एलिमेंट है। IMG जो है इट इज अ वॉइड एलिमेंट, राइट। इसके लिए हमें उसको एंड नहीं करना पड़ता है, राइट। तो स्लैश देख करके हम, आपको दिख रहा होगा, स्लैश देख करके हम उसे एंड कर देते हैं, राइट। यहीं पर स्लैश दे दिया ताकि वो एक तरह से एंड हो गया। अगर हम इसको थोड़ा छोटा कर लें, अगर हम इसको अगर अभी रन कर दें, आप बताइए क्या होगा? एनीबॉडी, व्हाट विल हैपन? ये जो पटना टूर लिखा हुआ था ये तो हमने डिलीट किया, वहां पे IMG SRC डाला और उस इमेज का लिंक यहाँ है। जैसे ही हम रन करेंगे तो क्या होगा? वो हो जाए, ठीक आएगा, लेकिन वो इमेज जो डिस्प्ले होगा उसका साइज क्या है? उसका जो साइज है वो कुछ इतना बड़ा साइज है, उसमें डिस्प्ले हो गया है, राइट। जो उसका इमेज का एक्चुअल साइज था उसमें डिस्प्ले हो चुका है वो। अब हम क्या करें, इसको कैसे ठीक करें? हाँ, इट इज नॉट प्रॉपर, तो इसको हम कैसे ठीक करें? तो इस इमेज को हम छोटा कैसे करें यहाँ पे? हाँ, उसका प्रॉपर्टी, वी विल कॉल द रूल सेट, बट हैव वी डिफाइंड द रूल सेट? वी हैव नॉट। बट चलिए हम लोग यहाँ पर कम से कम इज इक्वल टू कह देते हैं nav बार इमेज, ठीक है। एक बना लेते हैं CSS का रूल सेट, nav बार इमेज, कंट्रोल C कर लेते हैं, राइट। अब उसमें विड्थ हाइट हम लोग देंगे करेक्ट, उसका स्टाइलिंग करेंगे। तो इसीलिए हमने क्लास इज इक्वल टू nav बार हाइफन इमेज बना लिया, स्टाइल डॉट CSS में आए, है ना, और इसमें जहां भी मन करे वहां पे डॉट देंगे, पेस्ट कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। यहाँ पे हम लोग ने विड्थ दे दिया 50 पिक्सल दे देते हैं, हाइट भी 50 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, अभी ठीक है, थोड़ा छोटा है मतलब
इट्स ओके। चाहे तो आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, बट स्टिल वो लोगो ही आपका कुछ वैसा है। रन करते हैं फिर से, थोड़ा साइज बढ़ाया है। ओके, तो ये nav bar हाइफन इमेज जो है, ये रूल सेट इम्प्लीमेंट हो गया इस इमेज के ऊपर, राइट। तो थोड़ा बेटर लग रहा है। आप चाहते तो एक इमेज बनाते और इस साइड में लिखते। अभी एक और चीज इस नेविगेशन बार में जो हमें ठीक करनी चाहिए, वो है कि ये जो बैकग्राउंड कलर है, ये क्या है? लाइट ग्रे है ना? लाइट ग्रे है। तो ये जो लाइट ग्रे कलर है, इसको चेंज करने की इच्छा है बहुत मुझे। तो कैसे चेंज किया जाए इस लाइट ग्रे कलर को? ये जो लाइट ग्रे कलर यहाँ पर दिख रहा है, इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर खोजते हैं कि हमारा ये जो nav स्टार्ट हुआ है, उसका क्लास है nav bar। ये बूटस्ट्रैप से navgar का प्रॉपर्टीज कॉल हो रहा है। nav bar expand हाइफन lg लार्ज के लिए nav bar हाइफन लाइट, और फिर उसके बाद है bg हाइफन लाइट। nav का बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी चेंज करना है, राइट। एकदम सही कह रहे हैं अमन वर्मा। लॉजिकली सोचना शुरू कर दिया है आप लोगों ने। तो यहाँ पर हम लोग nav क्लास में ही सबसे पहले खोज रहे हैं कि कुछ वैसा मिलता जुलता दिख रहा है क्या, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि bg हाइफन लाइट यूज हुआ है। तो ये अगेन इस nav बार में एक और क्लास को, एट्रीब्यूट को यूज किया गया है। अगर हम इसको प्राइमरी कर दें, आपको याद होगा प्राइमरी, राइट। हम लोग प्राइमरी बहुत यूज किए हुए हैं बटन बटन में। तो इसको रन करके देखते हैं अब क्या होगा। ब्लू हो गया, ब्लू हो गया। सेकेंडरी, बीजी हाइफन लाइट था पहले, हमने प्राइमरी करके देखा, सेकेंडरी में ग्रे हो गया। और उसके बाद और भी आपको कुछ याद होगा, एक और था सक्सेस। तो सक्सेस, बीजी हाइफन सक्सेस किया तो ग्रीन हो गया। ये सब जो कलर कोड हैं इनके, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो, इन्फो भी था, तो ये कलर आ गया। मतलब आप चाहें तो अलग से आप भी एक क्लास जिसमें बैकग्राउंड हाइफन कलर करके आप उसको यहाँ पे कॉल कर सकते थे, लेकिन जब बने बनाए हैं अवेलेबल तो आप सीधे उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग बीजी हाइफन वाइट यूज करते हैं, ताकि ये जो हमारा, ये जो हमने इमेज जो फ्री पिक से लिया है, उसका भी बैकग्राउंड इसके साथ मैच कर जा रहा है, राइट। तो बीजी हाइफन वाइट यूज कर लिया हमने, और ये हमारा नेविगेशन बार जो है काम कर रहा है, अच्छा ही है। और इसमें जो इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, फीचर्स, प्राइसिंग, डिसेबल्ड, ये डिसेबल्ड जो है ये क्या है? nav हाइफन लिंक, इसका क्लास का जो वैल्यू है, nav हाइफन लिंक तो है, लेकिन हमने क्या कर दिया है, इसको डिसेबल्ड यूज किया है। हमें ये नहीं चाहिए, वी डोंट नीड दिस। और ये कैसे आ रहा है? हम लोगों ने लिस्ट भी सीखा था, राइट। ये हमारा यूएल जो है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट सीखा था, और उसके अंदर ये लिस्ट आइटम्स हैं, एल, आपको याद होगा, राइट। एल, हाँ, बीजी हाइफन वार्निंग भी है। एल लिस्ट आइटम हुआ करता था, उसके अंदर हम लोग ये क्या दिया है हमने, nav हाइफन आइटम एक्टिव। तो ये देखिए आपका ये ऑलरेडी, इसका वेट जो है, फॉन्ट का वेट, वो पूरा ऑन है, राइट। तो ये एक्टिव करने के कारण हुआ है, ये हमारा अभी लिंक एक्टिव है। उसके बाद हमारा nav हाइफन लिंक हमने दे दिया, तो ये सब
नॉर्मल दिख रहा था, ये डिसेबल्ड दे दिया है, तो इसमें कोई लिंक भी नहीं है। हमें ये लिस्ट आइटम नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो नहीं चाहिए उसको हटा देते हैं, रन करते हैं फिर से। तो ये हमारा वो नीचे जो डिसेबल्ड वाला था वो हट गया। अब हमारा ये टूरिज्म का साइट है हमारा, यहाँ पे हम फीचर्स के बजाय चाहते हैं अबाउट अस, कोई हमारे बारे में पहले जाने। फिर हम चाहते हैं उनको ऑफर्स दिखाएं। फिर हम चाहते हैं कि वो हमें हमारा प्राइसिंग देखें। फिर हम चाहते हैं, देखिए हम जैसे जैसे एलआई का एक नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो हमें कॉन्टैक्ट ये भी दे दिया हमने, क्लिक किया, होम, अबाउट अस, ऑफर्स, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट आ गया, राइट। इजी है। और ये हम कैसे ला रहे हैं, ये हम लोग गेट बूटस्ट्रैप में गए थे, कंपोनेंट्स में गए थे, नैव बार में गए थे, और वहां से हमने कॉपी किया ये स्क्रिप्ट, सिंपल, और यहाँ पर आकर के यूज करना शुरू कर दिया। जो आपने बनाया हुआ है उसी में हम लोगों ने इसे इंसर्ट कर दिया, क्योंकि ऊपर में डालना था तो सबसे ऊपर इसको डाल दिया है, राइट। और अगर हम चाहते हैं कि उस पर क्लिक करने पे, ऑफर्स पे क्लिक करने पे कहीं जाए, तो हम उसका यूआरएल दे सकते हैं। मेक माई ट्रिप हमने दे दिया, और हम चाहते हैं कि एक नए पेज में ओपन हो, मतलब एक नया टैब में ओपन है, तो उस उसके लिए क्या कर सकते हैं। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, मेरा क्वेश्चन अगर नहीं समझे। तो ये ऑफर्स, इस पे क्लिक कर रहे हैं, यहीं पर मेक माई ट्रिप ओपन हो गया है। हम चाहते हैं कि नहीं, ये मेक माई ट्रिप का जो यूआरएल है एक नया टैब में ओपन हो, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल वेबसाइट है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट का टैब गायब हो जाए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोग जब भी वेबसाइट बनाएंगे, ऐसा ना हो कि आप किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे अगर अपने यूजर्स को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा डायरेक्ट लिंक मत दे दीजिए, और आपको आपके वेबसाइट के ऊपर ही वो ओपन ना हो जाए। एक नए टैब में ओपन कराना चाहते हैं, तो यस, तनुश्री एंड अमन एंड कन्हैया सब ने बताया है कि टारगेट यूज करते हैं हम लोग। टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक दे सकते हैं, है ना, डबल कोट्स में रन करते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश किया, ऑफर्स पे क्लिक किया, तो देखिए एक नया पेज ओपन हो गया है। अगर इस पेज से आपके यूजर्स क्लोज करते हैं इस विंडो को, तो फिर से आपके साइट पे आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज और खराब लग रही है हमें, कि जनरली जब हम बड़े स्क्रीन पे देखते हैं तो हमारा ये जो मेनू है वेबसाइट का, ये तो जनरली इधर लेफ्ट साइड में रहता है ना, ये लेफ्ट साइड में रहता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू फॉर दैट। ये हमें इसको लेफ्ट साइड में लाना है, मार्जिन, मार्जिन से हम इसको लेफ्ट साइड में ला सकते हैं। और भी हम लोगों ने कुछ सीखा था, एक अलाइन, फ्लोट, बहुत सारा, हाँ, टेक्स्ट, जस्टिफ, बहुत सारी चीजें, फ्लेक्स बॉक्स। सबसे पहले अमन वर्मा ने लिखा था मार्जिन। अमन वर्मा, मार्जिन कैसे यूज कर सकते थे। बहुत सारे लोग फ्लोट और जस्टिफाई कंटेंट, मार्जिन लेफ्ट कह रहे हैं अमन वर्मा। हम लोग जनरली मार्जिन जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, उसमें मार्जिन कोलन और फिर वैल्यू देते थे, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, राइट, ताकि हमारा वो जो बॉक्स है उसके चारों तरफ 10-10 पिक्सल जगह छूट जाती थी। हम लोग मार्जिन या इवन पैडिंग उसके अंदर बता सकते हैं कि वो
पैडिंग का लेफ्ट साइड में इतना जगह छूटे, पैडिंग के टॉप में इतना जगह छूटे, पैडिंग के बॉटम में इतना जगह छूटे, या मार्जिन के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में इतने पिक्सल्स का गैप क्रिएट हो, वो भी हम बता सकते हैं। या एक और मार्जिन के अंदर एक और ऑप्शन है कि हम ऑटो दे दें। हम कह दें कि जितनी जगह बची है उसको देखते हुए अपने आप एडजस्ट कर लो जगह को। और वो भी हम कहां देना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये जो हमारा नेविगेशन, ये जो लिंक्स हम लोगों ने बनाए हैं, आइटम्स जो हम लोगों ने बनाए हैं, वहां पर देना चाहते हैं, राइट? उस जगह पे देना चाहते हैं। तो हमारा ये जो नेविगेशन का जो नैव बार का पोर्शन है, वहां पर हम ये चीज डिफाइन करना चाहते हैं। तो वो कहां पर है? वो क्लास किधर है? इस जगह पे तो नैव क्लास पूरा स्टार्ट हुआ है। फिर ये आपका जो आपने इमेज डाला था वो है। फिर आपका ये बटन का क्लास है, उसको टच करने की जरूरत नहीं है, ये बटन है, ये जो बटन आपका है। उसके बाद फिर आपका एक डिव क्लास स्टार्ट हो रहा है, कोलैप्स, नैव बार कोलैप्स। और उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट है आपका नैव बार हाइफन नैव, उसके अंदर आप यूज कर रहे हैं, राइट? तो इसमें आप कहां पर डालना पसंद करेंगे वो मार्जिन का फीचर? अमन वर्मा कह रहे हैं कि नैव हाइफन बार हाइफन एक्टिव हाइफन क्लास। कहाँ है ये नैव बार हाइफन एक्टिव हाइफन क्लास? कहाँ दिख रहा है आपको? इस जगह पे देखिए, ये जो हमने कॉपी पेस्ट किया था, नैव आइटम में कोई कह रहा है कि वहां जाके डालें। तनुश्री कह रही है नैव बार हाइफन नैव में डालिए, क्योंकि हमारा यहां से ही हमारे ये नेविगेशन जो लिंक्स स्टार्ट हुए हैं वो इस जगह से ही स्टार्ट हुए हैं। तो इसी जगह पे हम लोग ट्राई करें। नैव बार एक्टिव क्लास कहाँ है? यहाँ पे नैव बार एक्टिव क्लास किस जगह आप देख रहे हैं अमन वर्मा? यहाँ पर इस पेज में देखिए, आप कहाँ देख रहे हैं? यहाँ पर हमको कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा एक्टिव क्लास। नैव बार हाइफन नैव जो दिख रहा है, यहां पर हमको यूज करना चाहिए मार्जिन का फीचर। और ये जो मार्जिन का आपका फीचर है, ये बूटस्ट्रैप में ये भी हमें फायदा है कि हम चाहें तो, जैसे कॉल हाइफन 12 कर रहे थे, कॉल हाइफन LG हाइफन 4 किया था, यहां पर हम शॉर्ट में सीधे लिख सकते हैं M हाइफन ऑटो। M हाइफन ऑटो करने से क्या होगा, चलिए देखते हैं। रन किया, इस जगह पे तो कुछ पता नहीं चलेगा, इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या हुआ? इसने डिटरमाइन किया कि यहां पर जितना जगह बचा था ऑटो, उसको देखते हुए ये बाय डिफॉल्ट M हाइफन ऑटो जैसे ही आपने लिखा तो ये उसको सेंटर में अलाइन कर देगा। M हाइफन ऑटो जैसे ही आप लिखेंगे, आपने M के बाद ये नहीं बताया है कि लेफ्ट चाहिए कि राइट चाहिए, क्या चाहिए। आप अगर M हाइफन ऑटो जैसे ही लिख देंगे, ऑटो का मतलब है कि जितना जगह बच रहा है उसके हिसाब से जस्टिफाई कर दो कंटेंट को। तो इसने उसको सेंटर, और हम लोगों ने क्या यूज दिया? M हाइफन ऑटो, और इसने ये यूज कर दिया। अभी हम क्या चाहते हैं? व्हाट डू वी नीड?
हम चाहते हैं कि ये जो आइटम्स जितने हैं, जितने एलिमेंट्स हैं ये nav बार के, वो चले जाएं हमारे, ये कौन सा साइड है, राइट साइड है ना, दायां साइड है ये, है ना। और ये जो बाकी जगह है वहां पर हमारा मार्जिन खाली रह जाए, हम ये चाहते हैं। और ये हम चाहते हैं एलिमेंट्स जो है वो हमारे राइट साइड में चले जाए। तो हम लोग को किस तरफ का मार्जिन को छोड़ देना है, किस तरफ का मार्जिन को छोड़ना होगा हमको, ये बताइए। हम मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, किधर का मार्जिन छोड़ना है हमको, कि वहां पे कुछ भी नहीं रहे, लेफ्ट साइड का मार्जिन छोड़ना है हमको, है ना। लेफ्ट साइड में पूरा जगह छोड़ देंगे तो जो जगह बच गया उधर ही ये सारे एलिमेंट्स को ढकेल करके भेज देगा, राइट। तो यहां पर हम लिख देते हैं, कहां गया हमारा, या एम हाइफन ऑटो जहां लिखा हुआ था यहां हम लिख देते हैं, लेफ्ट का शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, मार्जिन को एम लिखा तो लेफ्ट को एल लिख देते हैं, रन कर देते हैं, इसको रीलोड कर देते हैं, तो ये राइट में आ गया। लेकिन मार्जिन कहां पे छोड़ा है, पूरा लेफ्ट साइड का मार्जिन को छोड़ दिया है, ऑटोमेटिकली जितना जगह बच रहा था उसके हिसाब से उतना जगह छोड़ दिया है। अब देखिए जगह जैसे जैसे हम कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितना जगह मिल रहा है उतने में ही आ गया। अब इससे छोटा कर देते हैं तो बेचारा फिर से हमारा हैमबर्गर टॉगल कोलैप्स बटन क्रिएट हो जाता है, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा हमेशा, आपको अगर अपने एलिमेंट्स को राइट साइड में भेजना है, इस तरफ भेजना है, तो आप मार्जिन लेफ्ट साइड का छोड़ेंगे, इसीलिए आपने ml हाइफन ऑटो लिखा। गलती से अगर आप mr लिख देंगे और रन करेंगे, रीलोड करते हैं यहां पर, तो ये फिर से आपका राइट साइड में पूरा मार्जिन को खाली छोड़ दिया, जो ऐसे भी डिफॉल्ट में छोड़ रहा था, राइट, जब आपने m हाइफन ऑटो नहीं दिया था, राइट। तो हम लोग यहां पर कर देते हैं फिर से ml रन रीलोड, तो ये हमारा लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड में हमारा सारे एलिमेंट्स घसक के आ गया और ये लेफ्ट का पूरा मार्जिन खाली रह गया। एम एल हाइफन ऑटो यूज किया हम लोगों ने, राइट। तो हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए, ये 4-5 लोग यहाँ पर चैट में लिख रहे हैं, बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं। आप लोगों को कंफ्यूजन अगर कुछ है तो प्लीज मुझसे पूछें, क्योंकि आप लोग इस क्लास में हैं बिकॉज आप लोगों ने असाइनमेंट टाइम पे जमा किया था, आप लोग अटेंटिव थे, आप लोग एक्टिव थे, इसीलिए आप इस फर्स्ट फुल स्टैक के सेशन में कंटिन्यू कर रहे हैं। 2 बैच में करीब 60 लोग थे और अब सिर्फ 60 लोग अभी मुझे ऑनलाइन दिख रहे हैं, तो इतने लोग अभी बचे हुए हैं, राइट। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। आई डोंट वांट एनीबडी टू लीव नाउ, स्पेशली जब हम लोग अब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम और प्रोग्रामिंग भी शुरू करने जा रहे हैं, राइट। तो ये CSS ये सब बहुत इजी है, जावास्क्रिप्ट का भी हम लोगों ने यूज किया था, लास्ट असाइनमेंट तो आपका उसी का था, राइट, जो आप लोगों में से कई लोगों ने कर लिया था टाइम पे। तो ये हम लोग कैसे यूज किए थे, पहले तो हम लोगों ने क्या किया कि अपना जो फर्स्ट टूरिज्म वाला जो पेज बनाया था उसका पूरा कोड को कॉपी किया, स्टाइल्स भी उसके पूरे कॉपी किए, राइट। उसके बाद हम लोग index.html में आए, यहाँ पर हमें नेविगेशन बार इंसर्ट करना था, तो हम गए get bootstrap.com पे, वहां पे सबसे पहले वर्जन चेंज किया 4.6, आप लोग पहले भी कर चुके हैं।
आप कंपोनेंट्स में आए, कंपोनेंट्स में आप नीचे स्क्रॉल करके आए, नैव बार में आए। हम लोगों ने एक सिंपल नैव बार का जो हमें यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा था, ये इसको कॉपी किया और यहाँ पर आकर के हम लोगों ने इसको, क्योंकि हमें ऊपर में देना था तो सबसे ऊपर की जगह पे हमने इसको पेस्ट किया। हमने ध्यान दिया कि यहाँ पे कोई div टैग नहीं है, nav टैग है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें यूज हो रही हैं। यहाँ पर nav bar टेक्स्ट लिखा हुआ था, उस टेक्स्ट को हमने हटाया। हम एक लोगो चाहते थे वहां पर डिस्प्ले करना, तो हमने वो लोगो डिस्प्ले कर दिया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने उस इमेज का साइज को ठीक करने के लिए एक क्लास को भी कॉल किया और उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया रूल सेट को कि उसका विड्थ 60 पिक्सल रहे, राइट। और फिर हम लोगों ने ऊपर में ये बीजी हाइफन लाइट था इसका बैकग्राउंड कलर, हम चाहते तो एक नया रूल सेट क्रिएट कर सकते थे और उसको यहाँ पर कॉल कर सकते थे, लेकिन हमने जो ऑलरेडी अवेलेबल रूल सेट्स हैं बूटस्ट्रैप के अंदर बीजी हाइफन वाइट यूज कर लिया, राइट। और ताकि ये पूरा वाइट हो गया था। आप कुछ भी यूज कर सकते थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, इन्फो, सक्सेस, वार्निंग, डेंजर या डार्क, आपकी जो भी इच्छा होती है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग इसको डार्क कर देते हैं, डार्क रन, तो ये डार्क हो गया। इफ यू वांट दिस, तो बट आई प्रिफर ऐसा बैकग्राउंड जो कि दिखाई दे, उसके अंदर सब कुछ मेरा मेनू वेनू सब, तो हम लोगों ने वो यूज किया। उसके बाद हम लोग चाहते थे कि जो नीचे में डिसेबल्ड वाला ऑप्शन था उसको हटाना चाहते थे, तो ये लिस्ट आइटम के थ्रू आ रहा था, तो हम वो लिस्ट आइटम को ही पूरा हटा दिए, राइट। ये लिस्ट आइटम जो डिसेबल्ड वाला था, nav हाइफन आइटम ब्लैंक स्पेस डिसेबल्ड दिया हुआ था, उसको हमने हटा दिया। सबका जो टेक्स्ट था वो हमने चेंज किया। नया लिंक क्रिएट करना चाहते थे तो हम लोगों ने ये पूरा li जो एलिमेंट है, स्टार्ट टैग, फिर उसके अंदर एंकर टैग जो था और टेक्स्ट था उसको, और एंड टैग को पूरा कॉपी पेस्ट किया और नए टेक्स्ट देते चले गए, राइट। और एक में हमने एक एक्सटर्नल लिंक बनाया मेक माई ट्रिप का, और हम नहीं चाहते थे कि कोई यूजर हमारे वेबसाइट के ऊपर मेक माई ट्रिप ओपन कर ले। हम चाहते थे कि वो एक नया टैग हो, तो उसके लिए उस एंकर टैग के अंदर कि टारगेट इज इक्वल टू डबल कोट्स में अंडरस्कोर ब्लैंक, राइट। ये हमने डिफाइन कर दिया ताकि एक नया टैब ओपन हो जाए, राइट। और उसके बाद हमारा जो ये लिस्ट जो थे वो हम बढ़ेगी, वो राइट साइड में नजर आए, तो उसके लिए हमने मार्जिन लेफ्ट साइड की पूरी खाली रखी ml से हाइफन ऑटो करके, ताकि जितनी भी जगह बच रही है उस हमारे नैव बार हाइफन नैव के अंदर जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं वो हमारे राइट साइड में पुश हो जाएं। तो इसलिए हमने ml हाइफन ऑटो दे दिया इस अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लास के अंदर, नैव बार हाइफन नैव के साथ में ml हाइफन ऑटो दे दिया। m इज योर मार्जिन, l इज योर लेफ्ट राइट। तो ये हम लोगों ने किया, राइट। तो आई एम श्योर कि आप भी ये ट्राई कर सकते हैं अपने पहले जो आपने बनाया था उसको एक नया फाइल नेम से बनाएं रेपलेट में, या आपने जो अपना वेबसाइट बनाया हुआ है उसी में ट्राई करें, ओके। तो होप यू आर क्लियर विद दिस।
Let me see. ओके, अगर बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप ट्राई करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट सेशन में अपने डाउट पूछ सकते हैं, या आप ट्राई करेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे। एंड जब तक आप ट्राई नहीं कर रहे हैं, इसलिए असाइनमेंट दिया जाता है, तो आपके कोई भी डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। एंड प्लीज कॉपी मत करिए किसी का, ओके? डोंट कॉपी। गलती होगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बार बार उसको सुधारने की कोशिश में आप ठीक भी हो जाएंगे। जाके सर्च मत करिए, यू डोंट हैव टू डू दैट। खुद से ट्राई करिए, ओके? तो चलिए, हम लोगों ने काफी टाइम दे दिया हमारे ये नैव बार के ऊपर, और ग्रिड सिस्टम को थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। अब हम लोग बात करना चाहते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम है, राइट? तो इसके लिए हम लोग लेट मी ट्राई। ये क्या है, इसको हटाओ। का चैट वाला स्क्रीन देखना है, ओके? और इसमें मुझे कलर ब्लैक कर देता हूं। मैं अपने आईपैड को अपने हाथ में ले लेता हूं। ये मेरा सेकेंडरी स्क्रीन जो है, ये मेरा आईपैड है, ओके? ओके, नाउ I want to start DSA। DSA क्या है? हम लोग सब जानते हैं, you can use any language, it's not required कि पाइथन को ही यूज करना है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, राइट? तो आखिर ये डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ये सब इतना जरूरी क्यों है? Why is it so important? डेटा स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? Why is it so important? इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है? नो। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम, आप व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वेयर आर वी गोइंग टू यूज दिस? हम लोग इसको कहाँ यूज करने वाले हैं? हम लोग इसको यूज करने वाले हैं अपना जो प्रोग्राम बनाएंगे, राइट? हम लोग जो अपना प्रोग्राम बनाएंगे, लॉजिक वॉजिक वो सब बहुत आगे आएगा। हम लोग जो प्रोग्राम बनाएंगे उसके लिए उसमें यूज करेंगे, राइट? सिंपल, एकदम बेसिक से चलते हैं, राइट? हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उसी में हम लोग यूज करेंगे डीएसए, राइट? उसी में हम लोग यूज करेंगे डीएसए, राइट? जो भी हम लोग कोड लिखेंगे, है ना? लेकिन आप और हम जब कोडिंग करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या रहता है कोड के पीछे? जब हम कोड लिखते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर लें, तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? हमको अगर प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है?
हमारा ऑब्जेक्टिव तो यही रहता है ना कि वो हेलो वर्ल्ड या टू का टेबल डिस्प्ले हो जाए, यही रहता है, राइट? गेट डिजायर्ड रिजल्ट, कोड शुड रन प्रॉपरली, यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, डिस्प्ले हो जाए, राइट? हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ जाना चाहिए, करेक्ट? पहले तो हमारा यही रहता है, उस समय हम कुछ नहीं सोचते हैं कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर हम क्या यूज कर रहे हैं, एल्गोरिदम हम क्या यूज कर रहे हैं, वो सब हम लोग कुछ नहीं सोचते हैं, है ना? हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारा कोड रन कर जाए बस, कितने लाइंस में हमने रन लिखा उसको, क्या मेथड यूज किया, वो कोई नहीं सोचता है, सब आउटपुट के बारे में हम लोग सोचते हैं जब हम पहले पहले कोड लिखते हैं, एकदम सही है, राइट? लेकिन जब आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप कब बनते हैं? जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है ना? तो जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता है, तब आप सोचने लग जाते हैं कि आपका कोड का क्वालिटी के बारे में सोचते हैं आप, कि भाई हम एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हम जो कोडिंग करेंगे उसका क्वालिटी एक नंबर होना चाहिए। अब ये क्वालिटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? क्वालिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो क्वालिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इस क्वालिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इस क्वालिटी का क्या एट्रीब्यूट हो सकता है? जैसे हम स्टाइलिंग करते हैं तो उसका अलग अलग प्रॉपर्टी हो, हम लोग करते हैं ना, किसी भी एलिमेंट पे जो हम लोग सीएसएस के हेल्प से करते हैं, तो इस क्वालिटी का क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकता है? हाँ, लेस, मतलब लेस लाइंस, नहीं नहीं, मोर ट्रैफिक ऑन सॉफ्टवेयर, आप उसको नहीं सोचिए, प्रीमियम लॉजिक, ओके, लॉजिक आप कह रहे हैं, और क्या होता है? और क्या होता है? डिजायरफुल डिस्प्ले, ठीक है, और कुछ अच्छा सोचिए, इजी टू अंडरस्टैंड, वो तो ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड, एक मिनट रुकिएगा, इजी टू अंडरस्टैंड एक अच्छा चीज मिला है, क्लीन कोड, ये भी अच्छा चीज मिला है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड मतलब रीडेबिलिटी, उसको हम आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप कोड आपने बनाया, आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया, तो अगर वो रीडेबल नहीं हो, रीडेबल कैसे होता है? रीडेबल कैसे होता है? कमेंट्स, हमेशा मैं कहता हूं, राइट, कमेंट्स का यूज करिए, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट कैसे करना है सबसे पहले वही सीखिए, और वही सिखाया भी जाता है, लेकिन यूज भी करिए, तभी आपकी रीडेबिलिटी बढ़ेगी, यही आपका क्वालिटी बढ़ाएगा, आपके द्वारा बनाया गया प्रोग्राम का क्वालिटी यही बढ़ाएगा, रीडेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ में और क्या, एक ने लिखा था, हाँ, वो रीडेबिलिटी में आपका इंडेंटेशन ये सब भी आएगा, इंडेंटेशन का यूज, ताकि पढ़ने में आसान हो जाए, राइट? यूजर फ्रेंडली, नहीं नहीं, यूजर फ्रेंडली हो जाए, ठीक है, इंडेंटेशन से हो जाएगा, कमेंट से हो जाएगा, और क्या होना चाहिए? क्वालिटी, क्वालिटी और क्या होना चाहिए आपके कोड का? एक चीज याद करिए, मॉड्यूलैरिटी, शॉर्ट, ठीक है, इफेक्टिव क्या होता है वो भी बात करेंगे, मॉड्यूलैरिटी, मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या है? मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या है?
इन एंड अनएम्बिगुअस जो आप लिख रहे हैं आमिर सोहेल, शायद आप कहीं से गूगल किए हैं, तो वो सब आपके रीडेबिलिटी में आ गया। मॉड्यूलैरिटी क्या है? मॉड्यूलैरिटी क्या है? मॉड्यूलैरिटी क्या होती है? अ, आप सुनते हैं हमेशा मॉड्यूलर किचन, आपके घर में भी होगा, राइट? मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर किचन का फीचर क्या होता है? अलग अलग मॉड्यूल्स रहते हैं उसमें। एक मॉड्यूल रहता है जिसमें कि चम्मच ये सब रखते हैं, राइट? एक मॉड्यूल रहता है जिसमें बड़े बर्तन रखते हैं, एक मॉड्यूल रहता है जिसमें थाली रखते हैं, राइट? स्मॉल मॉड्यूल्स हैं, और हर मॉड्यूल अपने में इंडिपेंडेंट है। वो मॉड्यूल अपने में इंडिपेंडेंट है। वो मॉड्यूल, अगर चम्मच वाला मॉड्यूल आपके किचन में खराब हो जाए, तो क्या आप बड़े बर्तन नहीं रख सकते हैं? बड़ा बर्तन का मॉड्यूल अलग है, उसमें बड़े बर्तन आप फिर भी रख सकते हैं, राइट? बॉटल रखने का अलग मॉड्यूल है, उसको आप फिर भी रख सकते हैं। तो आपका भी जो प्रोग्राम होना चाहिए मॉड्यूलर होना चाहिए, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होना चाहिए। डिवीजन करिए, कंस्ट्रक्टेड इन यूनिट्स, ये भी बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्टेड इन यूनिट्स। क्या हो गया? मेरा पेन काम क्यों नहीं कर रहा है? ओ, क्या हो जाता है? लेट मी कम बैक टू माय पावर पॉइंट। चार्ज भी है? व्हाई डिड इट स्टॉप? इट इज वर्किंग। मॉड्यूलरिटी में, ओके, मैं यहाँ आ सकता हूँ, राइट? माय पेंसिल स्टॉप्ड वर्किंग, तो मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हैंडराइटिंग गड़बड़ हो जाएगी। क्यों नहीं काम कर रहा? एक सेकंड। कीप पेन। दिस ब्रेक्स द फ्लो। सॉरी, लेट मी ट्राई। कहाँ गया आपका चैट स्क्रीन? डिवीजन, राइट? डिवीजन इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो मॉड्यूलैरिटी भी होनी चाहिए, रीडेबिलिटी भी होनी चाहिए। एक और काफी इंपॉर्टेंट फीचर होना चाहिए आपके, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, एक्सपीरियंस आपको हो चुका है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले किसने लिखा था, अनुभव कुमार ने लिखा था। अ, वो कह रहे थे इफेक्टिव, इफेक्टिव से मिलता जुलता एक फीचर है जिसको कहते हैं अब लेकिन इतना स्लो लिखाएगा,
कि सारा ब्लैक बोर्ड का, व्हाइट बोर्ड का फन खत्म हो जाएगा। एफिशिएंसी, राइट। रीयूजेबल तो है ही, मॉड्यूलर आपने किया ही है रीयूजेबल करने के लिए। इसके हेल्प से आप रीयूजेबल आराम से कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी इसी से आती है। उफ, रीयूजेबल। इफिशियंसी, इफिशियंसी जो है ये सबसे बड़ा फीचर होता है आपका। अगर आप कहते हैं कि आपका हाई क्वालिटी कोड है तो उसकी इफिशियंसी क्या है, और इफिशियंसी को आप कैसे मेजर करते हैं? हाउ डू यू मेजर इफिशियंसी? हाउ डू यू मेजर इफिशियंसी? कैन यू गेस? मैं ट्राई करता हूं अभी भी अपने पेंसिल को ठीक करने की, क्योंकि विदाउट पेंसिल इट विल बी डिफिकल्ट। पावर पॉइंट, नहीं। Did it lose my pencil? How will it? Just a minute. Switch between. Can you still see my screen? Okay, thank you for the confirmation. Oh, but I am unable to use it. Uh, but बिना पेंसिल के it's going to be dead difficult. Okay, अब क्या करें? डिस्प्ले आईपैड। एक बार मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूं अपने शेयर्ड स्क्रीन को। स्टॉप प्रेजेंटिंग एंड फिर से मैं ऐड करता हूं विद द होप कि ये काम करे। अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो नहीं कर रहा। फिर से जस्ट अ मिनट। अच्छा है आप लोग को थोड़ा सा ब्रेक मिल गया है। गिव मी 2 minutes।
Hmm, can I use something else? Mm-hmm. Where are my apps? No, it's not working. Okay, I'm back. Unfortunately, it's not working. I don't want to restart everything. I'm sharing my screen again. Okay, तो हम लोग इफिशियंसी की बात कर रहे थे. इफिशियंसी कैसे आती है हमारे किसी भी प्रोग्राम में? यस, अमन वर्मा इज राइट ऑन टारगेट कि कितना टाइम लगता है हमारे कोड को रन करने में, राइट? कितना टाइम लगता है हमारे कोड को रन करने में, सबसे पहले यही ध्यान में आता है. कितना टाइम लगता है, रन टाइम, कितना समय लगता है हमारे कोड को रन करने में, ये चीज हमारे ध्यान में आती है हमेशा. अब अच्छा सोच रहे हैं अमन, तो चेक करें कि एक प्रोग्राम को रन करने में कितना टाइम लगता है. कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग? हाउ कैन वी चेक? बताइए. किसी प्रोग्राम को रन करने में कितना टाइम लगता है, कैसे चेक कर सकते हैं? हाउ कैन वी चेक? बताइए. इफिशियंसी हमें उसी से पता चलेगी कि किसी प्रोग्राम को रन करने में कितना टाइम लगता है, राइट? आप कह रहे हैं. तो उसको चेक करने के लिए प्रोग्राम को लिखा जाए. लेट्स राइट अ प्रोग्राम, है ना? तो कहां पर लिखें प्रोग्राम को? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारा सबसे आसान जो तरीका है, आईडी हमारा कहाँ गया, मिनिमाइज किया था मैंने. हमारा ऑनलाइन आईडी है रेपलेट. हम रेपलेट में आ जाते हैं, होम में, ठीक है. यहाँ पर रेपल्स में आते हैं. यहाँ एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं डीएसए का. ओके, डीएसए का एक फोल्डर बना लिया, उसके अंदर आए. अब इसके यहाँ क्रिएट करते हैं.
पाइथन में एक प्रोग्राम लिखते हैं। हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो हैं हमारे, उसका सम निकालने का प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, तो चलिए, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर लूप। ओके, फॉर लूप आप लोगों ने यूज किया होगा कई बार। चलिए क्रिएट करते हैं। पाइथन हमने सेलेक्ट किया था, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सर्च सेलेक्ट नहीं किया है। ओके, तो इसमें हमारा एक जो ये तैयार हो गया है, अब ये main.py का स्क्रीन, और यहां पर हम कोड लिख सकते हैं। हमारा सपोज करिए, पाइथन में ये सबसे बड़ी खूबी है कि हम सीधे लिखना शुरू कर सकते हैं कि ये हमारा नंबर है इज इक्वल टू 100। कुछ इसमें हमें सोचना नहीं है, कुछ बताना नहीं है कि ये हमारा इंटीजर है कि स्ट्रिंग है कि फ्लोट है ना। ये तो जानते होंगे कम से कम आप लोग कि हमारे जो नंबर्स होते हैं वो इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, राइट। गुड, वेरी गुड। तो ये हमारा सीधे हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, नंबर इज इक्वल टू 100, और हमने लिख दिया टोटल इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसी टोटल में हम ऐड करेंगे। अब किसको ऐड करेंगे? नंबर हमने कर दिया है 100। अब हम लोग करते हैं फॉर लूप का शुरुआत, राइट। फॉर वैल्यू इन रेंज 1, और रेंज हमारा +1। ये अपना पाइथन का हमारा एक, अगेन रेंज इज अ टाइप जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। रेंज होता है, लिस्ट होता है, एरे होता है, बहुत सारी चीजें हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहता है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप रन कर रहे हैं जो कि कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, और कहां तक जाएगा, नंबर +1 कर दिया, और टोटल का जो हमारा वैल्यू है, टोटल प्लस वैल्यू, जो वैल्यू का फिगर है वो इसमें ऐड होता जाएगा। और जब भी हम लोग फॉर लूप स्टार्ट करते हैं पाइथन में, तो हम लोग ये जो भी अपना लूप का स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो लास्ट में हम लोग क्या देते हैं, कोलन देते हैं। अगर हम लोग कोई फंक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं तो DEF से स्टार्ट करते हैं, राइट। और उसमें भी लास्ट में हम लोग क्या देते हैं, अपना फंक्शन का नाम डिफाइन करने के बाद, और ब्रैकेट में उसको एरे या क्या जो भी करना चाहते हैं, तो लास्ट में आप ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कोलन देते हैं। तो यहां पर भी हमने कोलन दे दिया है, ये डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद हम लोग अपना इंडेंटेशन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है पाइथन में, राइट। ये इसके अंदर है, फॉर लूप के अंदर है ये टोटल, इसीलिए हमने ये दे दिया एक इंडेंट करके। अब क्या प्रिंट कराएंगे हम, द सम इज टोटल, ये हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। द को थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं, रन करते हैं। द सम इज 5050 आ गया हमारा, ठीक है। हम एक फॉर लूप रन किए, उसको जुड़वा दिए। कितना टाइम लगा इसको रन करने में ये तो पता नहीं चला। लूप में रन कर दिए, जोड़ करके भी दिखा दिया, टाइम का पता नहीं चला। टाइम का कैसे पता करें, और हमने फॉर लूप यूज किया। टाइम का पता करने के लिए पाइथन में यही फायदा है कि हम लोग बहुत सारी चीजें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हमने एक कॉल कर लिया, टाइम को इंपोर्ट कर लिया। आप व्हाट्सएप में भी आप चैट मैसेज
इनिशिएट कर सकते हैं किसी भी नंबर के साथ, वो पाइथन के थ्रू। एक्सेल में एडिट कर सकते हैं पाइथन के थ्रू, वो सब हम लोग करेंगे। अभी हमने इसमें टाइम डॉट टाइम अभी कॉल कर लिया, अभी का टाइम, राइट। और यहां पर टाइम स्टैम्प 1 जो है, जो अभी का टाइम है, उसको यहां पर ऐसे इसमें स्टोर किया, ओके। और कमेंट कैसे करें? हैश पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स लिख दिया यहां पर, बस ये प्रिंट हमारा हुआ। अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, राइट। प्रोग्राम कंप्लीटेड। तो अब प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद हमारा, पहले हमने प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले हमने टाइम डॉट टाइम को स्टोर करके रखा टाइम स्टैम्प 1 के अंदर, राइट। अब टाइम स्टैम्प एक 2 बना रहे हैं, जिसमें प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद क्या टाइम है वो स्टोर करके रखा, और प्रिंट करा देते हैं टाइम स्टैम्प 2 माइनस टाइम स्टैम्प 1 का जो वैल्यू आएगा, डिफरेंस आएगा, उसको प्रिंट कराएंगे, ओके। तो चलिए रन करते हैं। कितना टाइम लगा रन करने में? 0.00645, ठीक है। इतना टाइम लगा हमारे रेपलिट सर्वर में इसको रन करने में। और हमने कौन सा लूप यूज किया? फॉर लूप यूज किया। ये एक मेथड यूज किया इस प्रोग्राम को रन करने में, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लॉजिक। अब हम लोग इसी प्रोग्राम को वाइल लूप को यूज करते हुए करते हैं, ओके। इसी प्रोग्राम को, इसमें हम लोग को टाइम स्टैम्प फिर से क्रिएट करना है। तो हम लोग ये कॉपी कर लेते हैं और यहां पर फिर से रेपल्स में आते हैं, एक नया रेपल क्रिएट करेंगे डीएसए के अंदर। क्रिएट पाइथन रहेगा, उसका नाम दे देते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी कि ये कैसे हो रहा है। हम लोग जस्ट अभी हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं कि इफिशियंसी हमारी टाइम से कितना फास्ट रन कर रहा है उससे होती है, यही हम लोग मान रहे थे इफिशियंसी का, राइट। नम को डिफाइन कर देते हैं 100। इफ नम इज इक्वल टू लेस देन 0, तो हम लोग प्रिंट करेंगे इंटर अ पॉजिटिव नंबर। उसके बाद एल्स सम, और इंडेंटेशन का यूज होता है काफी, यहां पर करेंगे यूज वाइल लूप टू इटरेट अंटिल 0। हम लोग पूरा कमेंटिंग यूज करेंगे। while num is greater than 0, फिर से कोलन सम प्लस होता जाए num का वैल्यू, और num माइनस होता जाए जब तक 1 पे ना पहुंचे, और प्रिंट कराओ द सम इज कॉमा सम का वैल्यू। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो रहा है, और उसके बाद हम फिर से टाइम स्टैम्प को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। रन करते हैं। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? हाँ। सम इज इक्वल टू सेम रिजल्ट आ रहा है 5050। टाइम कितना लगा? 9.489। फिर से रन करते हैं, अभी थोड़ा कम लगा 0.001। और यहां पर भी पहले वाले पे आए, इसको भी रन किया। ये आपका रेपल का सर्वर जैसा ऑक्यूपाइड रहता है वैसा टाइम दिखाता है। अभी ये 7 दिखा रहा है, ये 5 दिखा रहा है,
फिर से रन करते हैं, वो 0 दिखा रहा है, अभी ये 6 दिखा रहा है। ये टाइम से पता चल रहा है क्या आपको कि कौन सा मेरा कोड ज्यादा इफिशिएंट है? टाइम से पता चल रहा है क्या आपको? हाथ उठाने से कुछ समझ में नहीं आएगा मुझे। हाथ उठाने का क्या मतलब है? टाइम से कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे। देखिए ना, फॉर लूप 5 दिखा रहा है, ये कभी 7 दिखा रहा है, कभी 0 में दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा सर्वर जहां पे ये रन हो रहा है, अलग अलग सबका कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। आप किसी प्रोग्राम को लिखेंगे, आपको पता है क्या कि जो यूजर उसको यूज कर रहा है, उसके पास स्लो मोबाइल है या 12 जीबी रैम वाला मोबाइल है? आपको तो नहीं पता है, राइट? तो अगर आप सिर्फ ये कंक्लूड कर लेते हैं कि आपके सर्वर में या आपके लैपटॉप में जो प्रोग्राम कम टाइम ले रहा है तो वही इफिशिएंट है, तब तो फिर गलत हो जाएगा आपका जो कंक्लूजन है, इजंट इट? हाँ या ना? बिकॉज आपके यूजर कौन सा मशीन यूज कर रहे हैं या कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं, किस कॉन्फ़िगरेशन का, आपको कभी नहीं पता रहेगा। और अगर आप ऐसा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि आपके पास अगर इतना जीबी रैम है तभी आप इस गेम को खेलिए, तब तो फिर ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे आपके यूजर्स। आप जरूर रिकमेंडेशन दे सकते हैं, सभी सॉफ्टवेयर भी ये रिकमेंडेशन देते हैं, गेम्स पे रिकमेंडेशन देते हैं कि मिनिमम इतना होना चाहिए, लेकिन हार्ड एंड फास्ट नहीं कहते हैं। तो आपका कोड का इफिशियंसी जो है, अभी हम लोगों ने ये करके भी देखा, तो ये इफिशियंसी सिर्फ टाइम से पता नहीं चलने वाली है। ये इफिशियंसी कैसे पता चलेगी? और आपका ये जो कोड रन हो रहा है, इसका भी स्पीड अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, फॉर लूप का बेस्ट रहेगा या वाइल लूप का बेस्ट रहेगा, ये कैसे पता चलेगा? हाउ विल यू कम टू नो कि कौन सा यूज करें हम? इसी को समझने के लिए और अपने कोड को इफिशिएंट बनाने के लिए हम लोगों को ये दो चीजें समझनी है: डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। एंड व्हाट आर these two things? What are these two things? सबसे पहले प्रोग्राम क्या है ये बताइए कोई मुझे। व्हाट इज, क्या लिख रहे हैं सर? टाइम कैन बी चेक्ड ओनली इन पाइथन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, लेकिन पाइथन में कुछ भी करना बहुत इजी है। बड़ा डायनेमिक लैंग्वेज है, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है पाइथन में, लेकिन कम लाइंस में सब काम हो जाता है। जैसे आपने देखा ना, कोई हमें इंट और ये सब डिफाइन नहीं करना पड़ा कि ये नंबर जो है वो इंट है या क्या रहेगा। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यस, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, करेक्ट। और वो इंस्ट्रक्शंस किस लिए है? ये भी तो बताइए। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर डूइंग व्हाट? ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये सही बात है, बट फॉर डूइंग व्हाट? किस चीज के लिए? नहीं नहीं, नॉट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, फॉर पर्टिकुलर टास्क। हाँ, ये भी सही है, फॉर पर्टिकुलर। और प्रोग्राम टू परफॉर्म अ टास्क, और किसके ऊपर आप ये टास्क कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर कर रहे हैं आप? अगर
एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा जाए, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो आप भी लिख रहे थे, विच परफॉर्म्स क्या, ऑपरेशन। वर्ड जो है इसको इसके ऊपर ऑपरेशन कर रहा था। आप यहां देख रहे हैं ना, यहां ऑपरेशन हो रहा है। ये जो टास्क आप कह रहे हैं, ये कुछ स्टेप्स यूज हो रहे हैं। किस चीज के ऊपर ये स्टेप्स यूज हो रहे हैं? आपने यहां पे डेटा दिया है, नंबर इज इक्वल टू 100, टोटल इज इक्वल टू 0, फिर वैल्यू एक है जो आपने यहां पे फॉर लूप में डिफाइन किया, और उस पे ऐड होता जा रहा था, राइट, 100 के इंक्रीमेंट पे। तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, करेक्ट, which performs operation on data, which performs operation on data, right? जो आप लोग सब लोग कह रहे थे, which performs operation on data, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सिर्फ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं बोलिएगा। which performs operation, जो आप देख रहे हैं, on data, वो भी आपके सामने हो रहा था, राइट? तो अगर ये प्रोग्राम है एंड प्रोग्राम आपका डेटा के साथ डील कर रहा है, तो आप डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज, कंप्यूटर के मेमोरी में डेटा को तो ऑर्गेनाइज करके रखना होगा ना, ताकि आप उसको रीड कर सकें, इंसर्ट कर सकें, सर्च कर सकें, डिलीट कर सकें, इजंट इट? तो अगर आपको ये सब ऑपरेशंस करने हैं, तो इसके लिए क्या यूज होगा? अगर आपका प्रोग्राम डेटा से डील कर रहा है और आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखना है मेन मेमोरी में, ताकि वो रीड कर सके, सर्च कर सके, इंसर्ट कर सके, डिलीट कर सके, तो इसके लिए क्या यूज करना होगा आपको? व्हाट डू वी हैव टू यूज इन दैट केस? डीएस, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर। जब भी आपका प्रोग्राम डेटा के साथ डील कर रहा है और डेटा को आपको मेन मेमोरी में ऑर्गेनाइज करके रखना है, क्यों ऑर्गेनाइज करके रखना है? क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो कि इफिशिएंट कोड बना रहा है। उसके और भी एट्रीब्यूट्स हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के, कि वो मेंटेनेबिलिटी रखता है, उसके अंदर रीडेबिलिटी होती है, मेंटेनेबिलिटी के अंदर मॉड्यूलैरिटी रहती है, वो सब अच्छी बात है। लेकिन इफिशिएंट कोडर हैं आप, क्योंकि आप उस डेटा को इस तरीके से अरेंज करके रख रहे हैं जिससे कि आप जल्दी पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, या सर्च कर सकते हैं, राइट, या डिलीट या इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर? डेटा स्ट्रक्चर का उस वक्त यूज आता है। डेटा स्ट्रक्चर आपको इसीलिए समझना है। किसी प्रोग्रामिंग लॉजिक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के पहले आपको डेटा स्ट्रक्चर को समझना है, क्योंकि अगर आप डेटा को ही सही तरीके से हैंडल नहीं करेंगे, तो आप कभी भी ऐसा प्रोग्राम नहीं लिख पाएंगे जो कि हर डिवाइस पे फास्ट ही रन करे। हम मानते हैं कि फास्ट होना चाहिए, आपका एग्जीक्यूशन टाइम कम लगे, लेकिन उसके ऑपरेशंस, कितने स्टेप्स में आपका काम हो रहा है, नंबर ऑफ स्टेप्स, मिनिमम स्टेप्स का आपको पता करना होगा कि कितने कम स्टेप्स में आपका काम हो जाएगा। तो अगर
कम स्टेप्स में आपका काम हो रहा है और फास्ट आपके कंप्यूटर में रन हो रहा है, तो दूसरे के यहां भी वो कम स्टेप्स लेगा, यानी उतना कम मेमोरी यूज करेगा, उतना कम सीपीयू यूज करेगा उसके मोबाइल का या उसके पुराने कंप्यूटर का, तो फास्ट ही रन करेगा। अगर आप वैसा डेटा स्ट्रक्चर यूज, उस डेटा को सही तरीके से हैंडल करने के लिए, एल्गोरिदम भी आपका वही चीज है कि कैसा प्रोसेस यूज कर रहे हैं, या सेट ऑफ स्टेप्स जो है आपका किसी टास्क को करने का, वो क्या है, दैट इज एल्गोरिदम, दैट इज एल्गोरिदम फॉर यू। एल्गोरिदम, a process or to do a certain task, वो आपका एल्गोरिदम है। और एल्गोरिदम में आप देखिए, आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है, चलिए हम लोग वापस डेटा स्ट्रक्चर पे आते हैं। ये स्क्रीन तो मेरा दिख ही रहा होगा आपको। तो हम लोग गूगल में आए, यहां पे हमने लिखा बॉटल, ओके, बॉटल दिख रहा है, राइट। हमने लिया और यहां पे लिखा वाटर जार, ये वाटर जार दिख रहा है हम लोग को। दोनों में पानी ही यूज डाल रहे हैं हम लोग, राइट। दोनों में पानी ही डाल रहे हैं हम लोग। एक लिमिटेशन है, एक आदमी का थर्स्ट को पूरा कर सकता है, कई लोगों को सर्व कर सकता है, राइट। अब इसमें जो हम पानी भरेंगे, भरने का मेथड जो आपका हो सकता है, और पानी निकालने का भी जो मेथड आपका हो सकता है, दोनों अलग हो सकता है, राइट। और देखिए, अगर हम इसको इस तरह से पलटेंगे, डायरेक्ट ऐसे पलट देंगे तो काफी वेस्टेज हो सकता है पानी का। लेकिन अगर हम लोग एक इसको ऐसा इसके इस कंटेनर के ऊपर पलटे और ये टैप यूज करेंगे तो लेस वेस्टेज होगा। तो आप मुझे बताइए कि ये बॉटल और ये जार क्या कर रहा है, पानी को होल्ड कर रहा है ना। तो हमारा इसमें, और एक चीज कि हम पानी कितना निकालेंगे, कहां पे क्या वेस्ट होगा, ये जो चीज हो रही है, ये दोनों चीजों में डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम क्या है, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर इन इट एंड व्हाट इज एल्गोरिदम इन इट। मैं ऐसा करता हूं, आप लोगों का आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑन कर सकते हैं इफ यू वांट। आप बता सकते हैं कि आपके हिसाब से दो चीजें मैंने कही कि पानी जार में भी पानी ही है, और आप उसको कैसे यूज करेंगे उस पानी को। ये जो दो चीजें मैंने कही हैं, दो अलग चीजें हैं, इसमें डेटा स्ट्रक्चर का कहां से एग्जाम्पल आ गया और एल्गोरिदम का एग्जाम्पल कहां से आया है। ट्राई करिए बताने का, बहुत सिंपल है, और आपके सामने डेफिनेशन भी लिखा हुआ है।
डेटा स्ट्रक्चर का भी और एल्गोरिदम का भी। पानी को यूज कैसे करना इज एन एल्गोरिथम, और पानी को डालना है ये डेटा स्ट्रक्चर हुआ। बिल्कुल सही। पहला जो आपने कहा कि पानी को यूज कैसे करने जा रहे हैं हम, उसको पूरे वो टैप वाले कंटेनर में पलट के रखेंगे या सीधे बॉटल से ग्लास में डालेंगे और पी जाएंगे या मुंह में लगा करके पी जाएंगे। तो दैट इज अ सेट ऑफ स्टेप्स जो हम कर रहे हैं। जैसे आप सुबह में ब्रेकफास्ट बनाते हैं कॉर्नफ्लेक्स, तो आप क्या करते हैं? उसका सेट ऑफ स्टेप्स क्या होगा? उसका सेट ऑफ स्टेप्स होगा कि आप सबसे पहले एक बोल उठाएंगे, स्टेप वन। उसमें आप कॉर्नफ्लेक्स को डालेंगे उस कटोरे में। फिर आप मिल्क लेंगे, उसी डब्बे में है। फिर मिल्क, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप में मिल्क को ऐसा पलटेंगे। और फिर पांचवें स्टेप में चम्मच लेंगे, चम्मच को उसमें इंसर्ट करेंगे। छठे स्टेप में, सातवें स्टेप में चम्मच से कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क को मिक्स करते हुए सातवें स्टेप, और फिर आठवें स्टेप में खाएंगे। चीनी भी डाल सकते थे आप, इफ यू नीड, और भी बहुत सारी चीजें डाल सकते थे। लेकिन इतने स्टेप्स जो हो रहे हैं, दैट इज योर एल्गोरिदम। जितने कम स्टेप लगेंगे उतना इफिशिएंट होगा आपका कोड। आर वी ऑन द सेम पेज? डू यू एग्री? राइट? तो फास्ट जो भी आप कह रहे हैं वो फास्ट तब होगा जब आपके नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी जितने आप ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं किसी टास्क को पूरा कंप्लीट करने के लिए, वो जिसमें कम लग रहे हैं वही आपका इफिशिएंट कोड कहलाएगा। और डेटा स्ट्रक्चर क्या है? ये बॉटल जो है एक डेटा स्ट्रक्चर का टाइप हो गया। जार जो है वो एक तो अगर ये सब एक टाइप हो गया हमारा डेटा स्ट्रक्चर का, तो हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कंप्यूटर में डेटा स्ट्रक्चर हम किसे कहते हैं? बताइए, उसकी कुछ एग्जाम्पल बताइए। ये बॉटल और ये जार तो ठीक है, समझने के लिए हमने यूज किया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम लोग अलग अलग, जिसमें डेटा को जहां पे हम होल्ड करके रखते हैं वही हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। कोई बहुत कंफ्यूजिंग चीज नहीं है। तो इसका मतलब है वेरिएबल, जो हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, जिसका टाइप होता है इंटीजर, फ्लोट, फिर स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, क्या ये सब डेटा स्ट्रक्चर का टाइप नहीं है? आर दे नॉट? दे आर, राइट? आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, isn't it? As simple as that. और उसमें आपका, जैसे, चलिए हम लोग फिर से अपने एक्सेल में, सॉरी, पाइथन में आ जाते हैं। हम लोग एक यहीं पर वाइल लूप, अच्छा रहने देते हैं वाइल लूप को। यहाँ एक नया पाइथन एग्जाम्पल्स ऑफ डीएस। चलिए हम लोग एक पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं अलग अलग। जैसे x इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है, सॉरी, y इज इक्वल टू हाउ आर यू,
z इज इक्वल टू टुडे, ठीक है। अब हमें राइट क्या प्रिंट करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, हमें ये प्रिंट करना है। रन करते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हुआ, हमारा सिंटेक्स, पाइथन का हमारा सिंटेक्स गलत हो गया था, तो ये काम नहीं किया। हमने सिंटेक्स सही कर दिया, सिंटेक्स का भी हमेशा ध्यान रखना है आपको, राइट। तो अभी क्या हुआ, हेलो हाउ आर यू टुडे प्रिंट हो गया। एक्स वाई और जेड हमारे डेटा को होल्ड किया ना, हमारे स्ट्रिंग, ये हमारा हेलो जो था एक डेटा था, उसको होल्ड करके रखा था ये एक्स, राइट। और ये अभी आराम से हमारा ये काम किया, प्रिंट स्टेटमेंट। क्या ये हेलो हाउ आर यू टुडे जो है, हम ऐसे वेरिएबल्स में ही डिफाइन कर सकते हैं या और भी कोई मेथड यूज कर सकते हैं इसको होल्ड करने का, बताइए। और भी कहीं पे इसको होल्ड कर सकते हैं इस डेटा को, कोई और भी डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यूज कर सकते हैं डेटा को होल्ड करने के लिए, यही सेम डेटा हेलो हाउ आर यू, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। यू आर सेइंग यस, पॉइंटर, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर क्या होता है अभिषेक कुमार सिंह? एक बहुत ही कॉमन डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल जो हम लोग यूज करते हैं आए दिन ऐसे स्ट्रिंग्स को स्टोर करने के लिए। यू आर राइट, पॉइंटर इज एड्रेस ऑफ वेरिएबल, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे कि कहां पर इसको होल्ड कर सकते हैं। अभी हमने वेरिएबल एक एक्स डिफाइन किया था, उसमें हेलो लिख दिया था, वाई किया उसमें हाउ आर यू लिख दिया, जेड किया उसमें टुडे लिख दिया, और कहां पे इसको हम लोग ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, और कोई दूसरा डेटा स्ट्रक्चर का टाइप बताइए। ये तो अलग अलग बॉटल में हमने रखा और 3 वेरिएबल बन गए। ये पॉइंटर का हम यूज करेंगे, लेकिन कहां पे करें, डायरेक्ट इन प्रिंट फंक्शन नहीं, हमको स्टोर करके रखना है कहीं पर। अमन, हमारा सवाल बहुत सिंपल है और क्लियर है कि अभी हम लोग ये वेरिएबल में स्टोर करके रखे थे, लेकिन अभी हमें इसे अलग से एक जगह पे स्टोर करके रखना है, तो कहां कर सकते हैं, वेयर कैन वी डू दिस? हाँ, इन अ सिंगल वेरिएबल में हमें स्टोर करके रखना है, लेकिन एज डिफरेंट वैल्यूज। एक ही x इज इक्वल टू हेलो हाउ आर यू टुडे एक ही में नहीं रखना है, वेरिएबल, एक वेरिएबल में आप एक वैल्यू स्टोर करके रख रहे हैं, हमें एक से ज्यादा वैल्यू है, ये हेलो, फिर हाउ आर यू, और फिर टुडे, ये 3 है एरे। यस, नाउ यू आर ऑन द राइट पाथ। एरे में हमको स्टोर करके इसको रख सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग एरे ही इसका नाम दे देते हैं, और उसको, उसका सिंटेक्स क्या है एरे में करने के लिए, सिंपल, राइट, एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, और ना टाइप क्यों करेंगे हम, कंट्रोल सी, डबल कोट्स में, फिर कॉमा दे करके, दूसरा जो था हमारा ये कंट्रोल सी, यस आप बोल भी सकते हैं, फिर कॉमा, और ये हम लोग तीसरा भी स्टोर कर देंगे, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट्स, करेक्ट। और अब हमें इसे अगर प्रिंट करना है
तो हम कैसे प्रिंट करेंगे? हाउ कैन वी प्रिंट दिस? अगर इसको हमें प्रिंट करना है तो हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं? उसका क्या होगा एग्जाम्पल प्रिंट करने का, बताइए। आप लोगों में से तो काफी लोगों ने ऑलरेडी ये राइट प्रोग्रामिंग सीखी हुई है। प्रिंट ही लिखना है हमें, ब्रैकेट, और किसको प्रिंट करना है? एरे 1 में। एरे 1 में अगर हमें अलग अलग प्रिंट करना है इन वैल्यूज को, तो उसके लिए हम कैसे उनको कॉल कर सकते हैं? कैसे कॉल कर सकते हैं? आइए यहां पर देखिए, ये अगर आपका, सॉरी ये कलर ठीक नहीं है, पेन ब्लैक, ये अगर आपका कंप्यूटर का मेमोरी है, एरे फाइन किया है, तो आपका कंप्यूटर जो है, हम लोग अभी बात कर रहे थे ना कि कंप्यूटर के मेन मेमोरी में स्टोर होता है, राइट? तो इन मेन मेमोरी, जो आपका कंप्यूटर का मेमोरी होता है, सबका एक नंबर है। सभी मेमोरी का जो डिवीजन किया हुआ है, सबका एक एक नंबर दिया हुआ है। 1010 1 1, फिर ये 10, समझिए 1 2, फिर ये हो गया 20 10 20 1। अब बड़े लीनियर फैशन में नंबरिंग की रहती है इसकी, 0 1 एंड उसी तरीके से सो ऑन। तो अभी जो आपका पहला वैल्यू था वो स्ट्रिंग हेलो, यहां पे सपोज करिए स्टोर हो गया। हाउ आर यू यहां पर आ गया, हम शॉर्ट में लिख दिए। और टुडे, जब आपने हेलो हाउ आर यू एक्स वाई जेड में करके स्टोर किया था, तो वो हेलो अलग, हाउ आर यू अलग और टुडे अलग था। तो वो नॉर्मली स्टोर हो गया एक्स वाई और जेड के अंदर, और एक्स हो गया 1010 के अंदर मेमोरी का, जो आपका एड्रेस है आपके कंप्यूटर का, वहां पे जाके स्टोर हो गया। जब, और हाउ आर यू 1011 में स्टोर हो गया, टुडे 1012 में स्टोर हो गया। जब आप इसको कॉल करते हैं, आप इसको जैसे प्रिंट करा रहे थे, तो वहां पे कॉल करते हैं, तो वो 1010 से हेलो को कॉल करता है। एरे में जब आप स्टोर करते हैं, जब भी आप एरे में स्टोर करते हैं, तो अभी शुभम ने लिखा है कि ये जो स्टोर हो रहा है एरे में, जब भी स्टोर हो रहा है, पाइथन और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आपके, जो कि उसका इंडेक्सिंग जो है, नंबरिंग जो है उस पर्टिकुलर एरे 1 जैसे था हमारा, तो एरे 1 का पहला जो आपका एलिमेंट था
वैल्यू था उसको 0th इंडेक्स नंबर पे स्टोर करके वैल्यू है वो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू नहीं कहलाता है, वो 0 कहलाता है। दूसरा 1 पे है, तीसरा 2 पे है। ओके, तो जितने भी वैल्यूज बढ़ते जाएंगे तो वो 3 4 5 जैसा उन्होंने लिखा है 0 to n, राइट। तो जब अगर हम लोग, और ये हमारे कंप्यूटर में इसी तरीके से स्टोर हो रहा है हमेशा, मेमोरी का जो एड्रेस है वो 1010 है। आप जब एरे 1 में डिफाइन किए थे हेलो और फिर हाउ आर यू कॉमा देख करके और फिर कॉमा देख करके टुडे, तो वो जो कंप्यूटर के मेन मेमोरी में स्टोर हुआ है वो 1010 में हुआ है, 1011 में हुआ है, 1012 में हुआ है। हमारा कंप्यूटर इंग्लिश नहीं समझता है, जो आप और हम लिखते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटेक्स को फॉलो करते हुए, वो मशीन लैंग्वेज समझता है, राइट। तो मशीन लैंग्वेज में ये मेमोरी का एड्रेस है 1010, वहां से वो वैल्यू को निकाल करके आपके पास आपका जो ये इंटरप्रेटर है ना, जो आप यूज कर रहे हैं अपना रेपलेट में, या आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हैं, या जो भी आप यूज करते हैं, वहां पर वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है हेलो में, और आप एरे का इंडेक्स यूज करेंगे। जैसे अभी हम लोग का यही तो है, यहां पर हमको सिर्फ अगर प्रिंट कराना था 0, तो हमने फिर से वही स्क्वायर ब्रैकेट में दे दिया। देखिए, ये इसको हटा देते हैं, कंफ्यूज हो जाइएगा। हेलो, सिर्फ 0 हमने बताया, तो 0 जो है इंडेक्स नंबर 0 में हमारा हेलो था, तो ये प्रिंट हो गया। लेकिन एक्चुअली कंप्यूटर जो आपका मशीन लैंग्वेज है वो इस एड्रेस को 0 समझता है क्या? वो ये नहीं समझता है। वो यही समझ रहा है कि वो 0 का मतलब है ये जो आपका इंटरप्रेटर है बीच में, ये आपका बीच में जो बैठा हुआ है पाइथन, वो पाइथन उसको उस इंडेक्स 0 को कन्वर्ट करके दे दे रहा है 1010 में, एंड वो फिर बता रहा है कि हेलो को प्रिंट कर दो। जैसे ही इस 0 को हम चेंज करेंगे 1 में, तो अब हाउ आर यू प्रिंट हो जाएगा, राइट। और इसको 2 में चेंज कर देंगे तो ये टुडे को प्रिंट कर देगा। यस, हाई लेवल टू लो लेवल कर रहा है। तो ये जो एरे था आपका, ये भी एक डेटा को होल्ड करने का मेथड आपने यूज किया। एरे यूज करना अच्छा है या एक्स वाई जेड में यूज करना अच्छा है, यही हमें समझना है डेटा स्ट्रक्चर में। और क्या सिर्फ एरे ही है कि और भी बहुत सारे चीजें हैं? लिंक्ड लिस्ट भी है, स्टैक भी है, क्यू भी है, हैश टेबल है, ट्रिपल है, ट्रीज है, हीप्स है, ट्राइज है, ग्राफ है। इन सब चीजों को हमें समझना है डेटा स्ट्रक्चर में। यस, देयर आर मेनी। और हमें इन डेटा स्ट्रक्चर के अलग अलग मेथड को यूज करना है, उनके ऊपर अलग अलग स्टेप्स मेथड्स को अप्लाई करके अपने ऑपरेशंस को कंप्लीट करना है बाय यूजिंग एल्गोरिदम, जो कि सॉर्टिंग का हो सकता है, सर्चिंग का हो सकता है, ट्री ट्रैवर्सल का हो सकता है, ग्राफ ट्रैवर्सल का हो सकता है, प्लस मेनी मोर, राइट। अगर हम लोग ये डेटा स्ट्रक्चर समझ जाते हैं कि डेटा को कैसे अरेंज करना है, कैसे होल्ड करना है कि फास्ट रीडिंग हो पाए, फास्ट सर्चिंग हो पाए, सर्चिंग करना भी बहुत इंटरेस्टिंग टास्क है, वो वी आर ऑलरेडी लेट। और उसमें कौन सा एल्गोरिदम हम लोग यूज करें कि लेस नंबर ऑफ ऑपरेशंस में काम हो जाए और हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहे, तो वो
हमें सीखना है। तो एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर, अगर ये हमारा एक बार क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सिंटेक्स। बस खाली रूल को फॉलो करना है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल को खाली समझ लेना है। उसके बाद फिर आपको ये वाइल लूप जो अभी हम लोग यूज कर रहे थे या फॉर लूप यूज कर रहे थे, वो सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कवर टुडे। Let's have a continuous session on the next day, Friday ko, right? We'll have a session again on Friday. So till then, all the best, and please go through these notes, try your CSS, वो nav bar और ये सब, ठीक है? Thank you everyone. Have a good evening.